ओके, ग्रैंड टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास m is moving with a velocity v along x-axis, strikes another ball of mass 2m kept at rest। हमारे पास कुछ एक बॉल है जिसका मास है m, जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v along x-axis, strikes another ball जिसका मास है 2m, ये another ball जिसका मास दिया है 2m और ये रखा हुआ है रेस्ट पे। फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? फर्स्ट बॉल जिसका मास m था वो आ रहा है रेस्ट पे, और जो दूसरा मास है, द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन एंड अदर ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस। वन ऑफ द पीस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग y एक्सिस विथ वेलोसिटी v1, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर पीस। तो जो दूसरा मास है ये 2m, इसके दो टुकड़े हो गए। एक मास जा रहा है y डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v1 और दूसरा मास पता नहीं कहाँ जा रहा है, सो लेट्स अज्यूम that mass is moving making an angle theta in this direction with a velocity v2 here। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। उसके पहले ये जो सेकेंड बॉडी है जिसका जो दूसरा मास है जो कहाँ जा रहा है वो पता नहीं था, तो उसको हमने कंसिडर कैलकुलेट से उसकी वेलोसिटी v2 और ये थीटा एंगल फॉर्म करे। तुम्हें लगता है इधर जा रहा है, इधर कंसिडर करो ये एंगल थीटा लेके। तुम्हें लगता है वो ऊपर जाएगा, ये एंगल थीटा कंसिडर करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इसके कंपोनेंट में लेता हूँ, ये आ जाएगा v2 cos थीटा और ये हो जाएगा v2 sin थीटा। ठीक है, अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं अलोंग y एक्सिस। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सबसे पहले अलोंग x एक्सिस लगा देते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। बिफोर कोलिजन इस मास की वेलोसिटी है, सो ये होगा m इंटू वी प्लस 2m इंटू जीरो इज इक्वल्स टू m इंटू जीरो प्लस x एक्सिस के अलोंग कौन सा मास जा रहा है, ये वाला मास, कितनी वेलोसिटी से v2 cos थीटा। उसका मास कितना है, इक्वल पोर्शन में टूट रहा है तो दोनों का मास सेम होगा। 2m था तो एक का m दूसरे का भी m हो जाएगा। तो अलोंग x एक्सिस उसकी वेलोसिटी v2 cos थीटा, तो हम लिखेंगे m v2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हर जगह से m चला जाएगा, m विल गेट कैंसल्ड, सो होगा v इज इक्वल्स टू v2 cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस लगा देते हैं, अलोंग y एक्सिस। बिफोर कोलिजन कोई हलचल y डायरेक्शन में कोई नहीं, तो जीरो इज इक्वल्स टू y डायरेक्शन में इसके कोई हलचल नहीं, जीरो प्लस कौन जा रहा है y एक्सिस में, ये पार्टिकल ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस m v1 माइनस, क्योंकि दूसरा मास नीचे जा रहा है, माइनस लिखेंगे m v2 sin थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m v1 इज इक्वल्स टू m v2 sin थीटा। m और m कैंसिल हो गया, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, v1 इज इक्वल्स टू v2 sin थीटा। इसको इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करना है अभी बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते। तो मुझे कैसे पता चला सर, और स्क्वायर और ऐड करना है, डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो ये cos थीटा है, sin थीटा है, तो ये टर्म नहीं चाहिए हमें। ऑप्शन में देखा जाए तो sin cos की टर्म नहीं चाहिए, तो ये एलिमिनेट कब होगी, इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे करते हैं अभी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस v2 क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक, इसका स्क्वायर v स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टर्म का स्क्वायर, राइट हैंड साइड की टर्म्स लिखेंगे अभी, v2 स्क्वायर और स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड की टर्म v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर ये 1 बचेगा। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें चाहिए v2, सो v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
v square plus v1 square. That is the correct answer. Option B is correct. Moving to the next question. यहाँ पे दिया है a ball of mass m is dropped onto a floor from a certain height. एक बॉल हमने लिया किसी हाइट से, सर्टेन हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया onto the floor. The collision is perfectly elastic. Okay, collision कैसा है? Perfectly elastic. And the ball rebounds to the same height. और बॉल वापस सेम हाइट पे जा रहा है रिबाउंड करके, ठीक है. Then the average force exerted by the ball on the floor during a long time interval. तो एवरेज फोर्स इसने इस बॉल ने जिसका मास m है कितना फोर्स लगाया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो जब बॉल हिट करेगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो, विच इज इक्वल्स टू mg. Force exerted by this ball on this ground will be equals to mg, ठीक है. And the floor will also exert equal and opposite force बराबर mg so that it will rebound to the same height. इसलिए option A is correct. Next question. यहाँ पे दिया है two blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on x-axis. The first mass is moved on the x-axis by a distance 2 centimeter. हमारे पास दो बॉक्स है, एक 10 kg and another is 20 kg. Along the x-axis they are kept. First mass is moved on the axis by a distance 2 centimeter. तो इसको 2 centimeter यहाँ पे हमने शिफ्ट किया. By what distance should second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged? मान लो before moving center of mass यहाँ पे था, अगर इसको 2 सेंटीमीटर में आगे खिसका देता हो तो 20 kg को कितना मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे, ठीक है. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, XCOM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर कुछ पोजीशन चेंज कर दे तो चेंज में हम लिखते हैं ना डेल्टा XCOM इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो इसको जीरो पुट कर देंगे. तो जीरो इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2. तो हम अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो m1 इज हाउ मच, m1 इज 10 इंटू ये कितना है 2 प्लस m2 इज 20 kg इंटू हमें डेल्टा x2 फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 डेल्टा x1. So minus 20 is equals to 20 delta x1. So ये 20 चला गया, डेल्टा x1 is equals to minus 1. मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ पूछा है डेल्टा x1 का, that is 1 centimeter. So yes, we will move the mass 20 kg by 1 centimeter. Option D is correct. Coming to this question. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्लॉक B of weight W lying on a table, the coefficient of static friction. ये ब्लॉक B है, टेबल पे रखा है और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू. द मैक्सिमम वेट ऑफ द ब्लॉक ए फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेशनरी. तो ए का वेट कितना होना चाहिए ताकि सिस्टम स्टेशनरी रहे, और चार ऑप्शन दिए हैं, म्यू डब्ल्यू टैन थीटा एंड सब्सिक्वेंटली तीन ऑप्शन यहाँ पे. तो हम इसके पहले एफबीडी निकालेंगे. लेट्स ड्रॉ द एफबीडी एट पॉइंट ए. यहाँ पे हम एफबीडी निकालेंगे इस पॉइंट की, ठीक है. तो अगर ए नीचे जाएगा, ब्लॉक बी आगे आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है. तो इसका फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, इसका mg नीचे लगेगा, ठीक है. ब्लॉक बी का वेट दिया है w, सो w इज वेट, तो mg के जगह पे सिर्फ w लिखेंगे, वेट होता है mg, सो w हमने लिखा, ठीक है. अच्छा, टी टेंशन ऊपर लगेगा और यहाँ पे इसका मास जो है mg वो नीचे लगेगा, mg, ठीक है. तो इसका वेट हम w से दिखा देते हैं, mg से अच्छा, इसको हम w1 कर देते हैं. सो w1 का हमें आंसर चाहिए, ठीक.
तो लेट्स रिजॉल्व दिस। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी मैंने नीचे ये ड्रॉ करके रखी है डायग्राम। टेंशन टी यहाँ लग रहा है, दिस इज अ टेंशन टी एक्टिंग हियर, ठीक है। एट दिस पॉइंट इफ यू ड्रॉ द एफबीडी, तो ये टेंशन टी नहीं दिखाएंगे, हम सीधा वेट W1 नीचे दिखाएंगे, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द एफबीडी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, एंड हियर the friction force is acting in opposite direction, that friction force is equals to mu into n, mu into n कितना है, n is w, so इसलिए यहाँ पे mu into w हमने लिखा। समझ रहे हो बात को, टेंशन टी इधर, ये टेंशन टी इधर लेने से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई टेंशन टी लेने से मतलब नहीं, क्योंकि ये कौन क्रिएट कर रहा है, दिस फोर्स फ्रिक्शन दिस क्रिएट, ये टेंशन टी कौन क्रिएट कर रहा है, दिस W1 क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो W1 नीचे, टी इधर, म्यू W इधर। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। टी का एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस थीटा, अपवर्ड में एक आ जाएगा टी साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे अभी। टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू W1 टू मेक दिस सिस्टम इन स्टेशनरी मोड, एंड वी कैन से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू W। डिवाइड करेंगे दोनों को, टी और टी चला जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू W1 अपॉन म्यू इंटू W, म्यू इंटू W। सो W1 कितना आएगा, इट इज नथिंग बट म्यू W tan theta, that is option number A is correct. Coming to this question, a rocket lift a mass, a rocket with a lift of mass 3.5 into 10 to the power 4 kg is blast upward with an initial acceleration of 10 meter per second square. Then the initial thrust of the blast is, तो कोई रॉकेट है, इनिशियली ऊपर जा रहा है, तो थ्रस्ट कितना प्रोड्यूस करेगा, लिफ्ट ऑफ मास कितना उठाना है, मास को कितना उठाना है, हमें कितने मास को उठाना है एक्चुअली, दैट m इज गिवन एज 3.5 into 10 to the power 4 kg, ठीक है। तो इसको अगर उठाना है तो उसके वेट और प्लस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ए एक्सेलरेशन से उठाना है और जो जी ग्रेविटी नीचे लग रही है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इस मास को उठाने के लिए हमें टोटल m मास को उठाना है a एक्सेलरेशन से, प्लस ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हमें काम करना है, राइट। ओके, तो इसलिए हमने लिखा F इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी। टोटल फोर्स इतना लगाना है, अब थ्रस्ट फोर्स इतना लगाना पड़ेगा। मास कितना है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4, एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेशन से लेके जाना है 10, जी की वैल्यू भी 10 है, तो कितना हो जाएगा ये F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4। So F कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 70, so that is 70 into 10 to the power 4, which is nothing but 7 into 10 to the power 5 Newton. Option B is correct. Next question. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity 1200 meter per second. तो मशीन गन से कोई बुलेट निकल रही है 1200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसका मास कितना गिवन है 40 ग्राम। A man, the man holding it can exert a maximum force of 144 न्यूटन। मतलब कितना फोर्स लगा रहा है वो 144 न्यूटन। मतलब ट्रिगर पे बटन है, ट्रिगर पे जो बटन, ट्रिगर जो है ये बंदूक, यहाँ पे जो ट्रिगर दबा रहा है और जो फोर्स लग रहा है बुलेट के ऊपर वो 144 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड अगर ये 144 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बुलेट के ऊपर, तो एक सेकेंड में मैक्सिमम 1 सेकेंड में कितनी बुलेट्स फायर होंगी, कितनी बुलेट्स फायर होंगी, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं हम F, ठीक है, 144 न्यूटन का। उससे क्या हो रहा है, बुलेट जिसका मास 40 ग्राम है, मास ऑफ बुलेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है। सो मास इंटू वेलोसिटी v हो गया, इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है।
अगर तुम F फोर्स लगा रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड के टर्म में आंसर निकालना है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी अपॉन सेकंड, तो ये एक्सेलरेशन ही हो जाएगा ना, सो इट इज नथिंग बट द F इज इक्वल्स टू ma फॉर्म बट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। तो ये याद भी रखा तो चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 40 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी है 1200 इंटू नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड को n सिंबल से दिखा देते हैं। f की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 144 न्यूटन। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व दिस ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻³ इंटू 1200 इज इक्वल टू n। 10⁻³ और ये 3 जीरो कट गए, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 विच इज n, सो ये आ जाएगा 3। Number of bullets fire per second when you apply 144 Newton of force on a gun by this trigger. So 3 bullets per second will fire with a speed of 1200 meter per second, which is having mass 40 gram. Next question. A wedge with mass m rests on a frictionless horizontal surface. A block with mass m is placed on the wedge. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा wedge है. Wedge is placed on the horizontal surface. स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, और उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा स्मॉल m मास का, और यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ये, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस मास। तो जाहिर से ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा। हमने क्या किया फिर, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू द वेज, F फोर्स हमने लगाया। व्हाट मैग्नीट्यूड F मस्ट बी इफ द ब्लॉक इज टू रिमेन एट कांस्टेंट हाइट अबव द टेबल टॉप, ताकि ये जो छोटा ब्लॉक है वो जितने हाइट पे है उतने हाइट पे ही रहे। इसका मतलब है कि कितना तुम F फोर्स लगाओगे ताकि ये जो M ब्लॉक है इसके ऊपर वो स्लाइड ना हो, ये ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड ना हो, ऐसा पूछा है। तो ये जो F फोर्स है, F फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों साथ में चले, यही मीनिंग होगा। अगर ये रेस्ट पे रहना है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, F फोर्स कितना लगाओ ताकि ये दोनों साथ में चले। तो हम लिख सकते हैं क्या, F फोर्स इज producing the acceleration of both the masses because both the masses are moving together. yes, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम m मास की FBD निकालते हैं। m मास की FBD हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, mg के दो कंपोनेंट ले सकते हैं हम, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर आएगा, या हम नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट लेते हैं। सो प्रेफर टू टेक द नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का एक कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, तो हम इसका एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। ये वाला एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ ये तो 90 डिग्री बनाएगा, सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, और ये जो बनेगा दिस विल बिकम थीटा। ठीक है, तो अभी इस n के दो कंपोनेंट लिए जाए, एक ये कंपोनेंट आएगा और n का ये कंपोनेंट आएगा। ये कंपोनेंट क्या आएगा, n cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, n sin थीटा। सो हम FBD स्मॉल m की FBD निकालेंगे, हम FBD ऑफ दैट स्मॉल m ब्लॉक। ठीक है, mg नीचे लग रहा है, n cos थीटा ऊपर लग रहा है, n sin थीटा इधर लग रहा है, और पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेट हो रही है। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो इनका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ इक्वेशन मिल सकते हैं क्या, देखो, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, एंड n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, m इंटू a। अगर इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म ऊपर से लिख देता हूँ, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और n sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिला ma। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे, m और m कैंसल, n कैंसल, यहाँ पे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a
सो अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते कि इसका एक्सेलरेशन कितना करोगे टोटल बॉडी का, ताकि ये एम ब्लॉक गिरे ना फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के बावजूद भी, तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, जी tan थीटा। हमें फोर्स पूछा है ना, कितना फोर्स लगाएंगे, तो F इज इक्वल्स टू ये वाला, इसके अंदर m प्लस एम, सो ये m टू एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका, g tan थीटा, g tan theta. So this is the correct answer. Option C is correct. Next question. In the absence of external torque for a body revolving about any axis, the quantity that remained constant is. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर का क्वेश्चन है। नेट टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ही प्रेजेंट नहीं तो क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular disc X of radius R is made from an iron plate of thickness T. So हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर डिस्क X, इस डिस्क का नाम X है, जिसकी रेडियस है R और थिकनेस है T, इज मेड फ्रॉम आयन, आयन से बनी हुई है, वाह वाह। एंड अनदर प्लेट Y, अनदर प्लेट Y, ये अनदर प्लेट Y है, जो भी डिस्क है, डिस्क के शेप में है, दिस इज Y प्लेट, जिसकी रेडियस है 4r और थिकनेस पतली है T/4 है, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है, ऐसा कोई मेंशन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही कंसीडर करते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Ix, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy, इनका रेशियो पूछा है, ठीक है। अभी जब कभी यहाँ पे थिकनेस मेंशन हो तो डेंसिटी के टर्म में खेलना है क्वेश्चन को, सीधा सीधा mr स्क्वायर के टर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मास गिवन नहीं है हमें, ठीक है, तो मास को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x प्लेट 1 इज इक्वल्स टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, उसमें इस m को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स सब्स्टिट्यूट फॉर m, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, को लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इंटू थिकनेस कितनी है इसकी टी। सिमिलरली इसके मास को क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म में इसके मास को हम लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू T/4। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लूँ, जगह ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें, यस कलर भी चेंज कर लेते हैं, तो इसको m1 नाम दे देते हैं, mx नाम दे दो इसको, इसको my नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस इज T/4, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रेडियस और वो, तो Ix मुझे कितना मिल रहा है, m को सब्स्टिट्यूट किया मैंने रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस t इंटू ये r स्क्वायर पहले से डिवाइडेड बाई 2। Iy क्या आएगा, रो Iy क्या आएगा, रो इंटू पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है इसकी T/4 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इनको डिवाइड यही कर लेते हैं, क्या क्या कट होता है, रो पाई टी आर स्क्वायर, अंदर का एक आर स्क्वायर, इधर का एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अभी देखते हैं। सो Ix डिवाइडेड बाय Iy विल बी इक्वल्स टू ये 1/2 ऊपर के टर्म में, नीचे के टर्म में देखो ये 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है, दैट इज 16 इंटू ये 4 का स्क्वायर करना है, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1:64, 1:64 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ की, हाँ डिवाइडेड बाय 4 है ना, ये 4 भी तो बाकी है, डिवाइडेड बाय 4, सो डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 2 था, ठीक है, ये 4 हो जाएगा 16 इंटू 4,
ठीक है, दैट इज 64। 16 इंटू 4, 64। ठीक है, सो आई एक्स अपॉन आई वाई कितना आया, 1/64। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, रो पाई आर स्क्वायर टी आर स्क्वायर अपॉन 2 रो पाई आर स्क्वायर टी बाई 4 इंटू 4। तो ये हो गया 16, ये भी हो गया 16 डिवाइडेड बाई ये 4 और ये 2। यस, सो 1/64, 1:64। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, 16 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three identical square plates rotate about the axis shown in the figure such that the kinetic energies are equal. Each of the rotation axis passes through the center of the square, then the ratio of their angular speed. The ratio of their angular speed. So kinetic energy is nothing but half I omega square. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी तीनों प्लेट की सेम है तो क्या हम कह सकते हैं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, या हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम उसका रोटेशन ज्यादा होगा फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज दी प्लेट 1 जिसको हमने उसके सेंट्रल एक्सिस से रोटेट किया इन द प्लेन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12। ठीक है, अगर यहाँ से रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अगेन ml²/12। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेट करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/, क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू ma² + b² अपॉन 12। ये फॉर्मूला यूज करके हमने इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे लिखा। तो हमने देखा कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों तो सेम है, I1 और I2 तो सेम है। ठीक है, और ml²/6 ये डिफरेंट है, तो इनका रेशो हम लेंगे एंड वी विल गेट टू नो द आंसर इज ऑप्शन बी।